हेलो दोस्तों, ओपल अक्टूबर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो आज इस टॉपिक को हम थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे कि इस टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, इंडिया में 1980 से पहले कंज्यूमर को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, लेकिन देश में उनके हितों की रक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं था। तो कंज्यूमर के हितों की रक्षा करने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को बनाया गया। तो ये एक्ट क्या करता था? ये प्रोटेक्ट करता था कंज्यूमर के इंटरेस्ट को। तो जैसे जैसे देश में डिजिटलाइजेशन की ग्रोथ हुई, इकोनॉमी ग्रो हुई, ई कॉमर्स जैसे नए नए कॉन्सेप्ट बने, तो ये जो 1986 का कानून था ये आउटडेटेड हो चुका था। अब देश को ज़रूरत थी नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 में इसको अमेंड किया गया और ये कानून बनाया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो कि 20 जुलाई 2020 से पूरे देश में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। दोस्तों, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य था कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और मिलावट, डुप्लीकेट प्रोडक्ट, मिसलीडिंग एड्स को रोकना, कंज्यूमर अवेयरनेस को बढ़ाना। तो इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा रेगुलेट किए जाते थे। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि टीवी में हमने देखा होगा, जागो ग्राहक जागो जैसे बहुत सारे कैंपेन्स थे जो टीवी मीडिया में चलाए जाते थे। तो इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको कैसे एजुकेट किया जाए, कंज्यूमर्स को कैसे अवेयर किया जाए। तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि इसका स्कोप क्या है और एप्लीकेबिलिटी क्या है इस कानून की। तो जो ये कानून है दोस्तों, ये सभी गुड्स एंड सर्विसेज पर अप्लाई होता है। इसमें जो इंक्लूड होते हैं हमारी ऑफिस ट्रांजैक्शंस भी इसमें इंक्लूड होती हैं। ऑनलाइन जो हम सेल परचेज़ करते हैं जैसे कि अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, तो जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं इन पे जो हम सेल परचेज़ करते हैं वो भी हमारे इस कानून के अंदर आते हैं, वो भी इस कानून के जुरिडिक्शन में आते हैं। कुछ टेली शॉपिंग या डायरेक्ट सेलिंग करते हैं वो भी इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंडर में काम करती है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि कंज्यूमर कौन आता है, कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या है इस कानून के तहत। तो ये कानून बोलता है कि कंज्यूमर वो हैं जो बाय करते हैं गुड्स को या जो कि सर्विस को हायर करते हैं फॉर कंसीडरेशन के लिए, उसको कंज्यूम करने के लिए हम गुड्स को या सर्विस को बाय करते हैं, वो हमारा कंज्यूमर की डेफिनेशन में आ जाता है। दूसरा दोस्तों, हम देखते हैं कि कौन कंज्यूमर नहीं है। जो भी लोग, जो भी कंपनीज़ बाय करते हैं फॉर रीसेल पर्पस से के लिए, जो कि सामान को दोबारा बेचने के लिए या कमर्शियल पर्पस के लिए बाय करते हैं, उसको हम कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं डालते। अब दोस्तों, इसमें हम पढ़ते हैं आगे कि कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं। जो कंज्यूमर राइट्स की बात करी गई है वो इस एक्ट के आर्टिकल 2 सबसेक्शन 9 में इसकी बात की गई है। तो इसमें 6 तरह के हमारे पास राइट्स होते हैं। सबसे पहला राइट होता है राइट टू सेफ्टी, कि जो भी हमारे कंज्यूमर हैं उनको सेफ्टी का अधिकार है कि जो भी उनको प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं वो सेफली उन प्रोडक्ट्स को इंस्टॉल कर सकें, सेफली उन प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकें। राइट टू इन्फॉर्मेशन, उनको इन्फॉर्मेशन जानने का अधिकार है। राइट टू चूज़, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो उनको अवेलेबल प्रोडक्ट्स में से चूज़ करने का अधिकार है। राइट टू बी हर्ड, अगर किसी तरह की कोई कंप्लेंट्स अराइज होती है, कोई कंज्यूमर कंप्लेंट लेके आता है तो उनकी कंप्लेंट को सुने जाने का अधिकार होना चाहिए। राइट टू सीक रिड्रेसल, तो ये अधिकार होता है कि अगर कोई कंज्यूमर कंप्लेंट करता है और उसकी कंप्लेंट को नहीं सुना जाता तो वो कोर्ट में कंप्लेंट कर सकता है, कोर्ट में फाइल कर सकता है केस को, तो उसको राइट टू सीक रिड्रेसल का अधिकार है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, तो इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कैंपेन बनाए गए हैं, जैसे कि जागो ग्राहक जागो। आपने अक्सर इस ऐड को बहुत बार आपने टीवी में देखा होगा। तो ये कंज्यूमर को एजुकेट करने के बहुत सारे
प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि इसका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क कैसे काम करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। तो इसमें सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को बनाया गया, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA को बनाया गया। ये क्या काम करती है? ये रेगुलेट करती है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को। जितनी भी मार्केट में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जैसे कि मिलावट, जमाखोरी, अडल्ट्रेशन, इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, उनको रेगुलेट करने का काम करती है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सेकंड, ये मिसलीडिंग एड्स होती हैं उनको कंट्रोल करती हैं। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं वो बोलती हैं कि हमारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम नाम नहीं लेंगे, जैसे कुछ कंपनीज़ हैं वो बताती हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, उनकी हाइट बढ़ाने में हेल्प करते हैं, जबकि वो मिसलीडिंग एड्स होती हैं, क्योंकि एक्चुअल में जब उनके कंटेंट को देखा गया तो उसमें शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा पाई गई। तो इस तरह की जो मिसलीडिंग एड्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम भी CCPA करता है। थर्ड दोस्तों, अगर कोई कंपनी मिसलीडिंग एड्स को या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रखती है तो उनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज करने का काम, उनको रिकॉल करने का काम भी CCPA करता है। तो CCPA एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी होती है जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से पावर पाके एक्चुअल में जो कानून है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। सेकंड पॉइंट आता है दोस्तों कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो ये 3 टायर सिस्टम के तहत काम करता है। कोई भी कंप्लेंट जो कि 50 लाख से कम की अमाउंट की होती है उसको सुना जाता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, और जो कंप्लेंट 50 लाख से लेके 2 करोड़ तक की अमाउंट की होती है उस कंप्लेंट को सुना जाता है स्टेट कमीशन के द्वारा। और 2 करोड़ से जितनी भी ज़्यादा अमाउंट की कोई कंप्लेंट होती है, कोई मिलावट की या फिर मिसलीडिंग एड से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट होती है जिसकी जो अमाउंट है 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो वो नेशनल कमीशन के द्वारा उसको हियर किया जाता है, उसको सुना जाता है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों हमारा एक्शन शेड्यूल। तो कोई भी अगर कंज्यूमर ऐसा फील करता है कि उसके साथ धोखेबाजी हुई है, उसको मिलावटी प्रोडक्ट दिया गया है, या कि जो भी उसको प्रोडक्ट दिया गया है वो डिफेक्टिव है, या उसको किसी भी तरह की कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ता है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ता है वो प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद, तो वो जो कंज्यूमर है वो ई दाखिल पोर्टल में ऑनलाइन कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकता है। तो ई दाखिल पोर्टल में वो अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कराएगा और उसको वो ट्रैक भी कर सकता है अपनी कंप्लेंट को। जो कंप्लेंट होगा कमीशन डिसाइड करेगा 21 दिन के भीतर कि वो कंप्लेंट की सुनवाई हो जाए। और अगर वो कंप्लेंट किसी थर्ड पार्टी अपोजिट पार्टी से रिलेट करती है, जैसे कि कोई कंपनी है वो ऐसा प्रोडक्ट देती है कि उसकी एक्सपायरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, एक्सपायरी निकल चुकी है उसकी, अगर वो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, उसको कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होती है, तो वो ई दाखिल पोर्टल के तहत अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकता है। फिर अपोजिट पार्टी को, उस कंपनी को 30 दिन का नोटिस दिया जाएगा CCPA के द्वारा, या फिर जो हमारा कमीशन होगा उसके द्वारा। फिर जो कंप्लेंट होगी उस पर हीयरिंग होगी, दोनों पार्टीज़ की, बोथ पार्टीज़ की हीयरिंग होगी। उसके बाद वो एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे। एविडेंस कलेक्ट करने के बाद जो कमीशन होगा वो अपना डिसीजन देगा, और डिसीजन में वो क्या कर सकता है, डिसीजन में वो कंपनसेट के लिए बोल सकता है कि जितना नुकसान कंज्यूमर का हुआ वो कंपनी उसकी भरपाई करेगी। अगर वो सामान रिप्लेसमेंट है, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, तो कमीशन डिसीजन दे सकता है कि उस सामान को रिप्लेस किया जाए। या फिर कुछ ऐसा है कि वो इलेक्ट्रॉनिक रिप्लेस नहीं हो सकता, कंपनसेट नहीं हो सकता, तो पूरी की पूरी अमाउंट के रिफ़ंड के लिए भी कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें अपीलिंग सिस्टम कैसे काम कर सकता है, कैसे लोग अपील कर सकते हैं। तो दोनों पार्टीज़ में सबसे पहले कोई भी कंज्यूमर है वो कंप्लेंट करेगा वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। अगर वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के फैसले से संतुष्ट नहीं होता तो वो स्टेट कमीशन में अपील कर सकता है। अगर वो स्टेट कमीशन के फैसले से भी संतुष्ट नहीं होता तो नेशनल कंज्यूमर कमीशन में अपनी कंप्लेंट दायर कर सकता है। उसके बाद अगर वो नेशनल कमीशन की
ऑर्डर से भी सेटिस्फाई नहीं होता तो वो एट द एंड सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी अपील डाल सकता है। अब दोस्तों जो नया एक्ट बना है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उसकी क्या फ़ीचर्स हैं, उसकी की फ़ीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहले जो हमारी इसकी फ़ीचर हैं वो है प्रोडक्ट लायबिलिटी। प्रोडक्ट लायबिलिटी में क्या है दोस्तों कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर या सेलर डिफेक्टिव प्रोडक्ट या डिफेक्टिव सर्विस को प्रोवाइड करता है तो उनको दोषी ठहराया जा सकता है, उनको दोषी ठहराया जा सकता है। कंपनसेशन की मांग की जा सकती है, कंपनसेशन की मांग की जा सकती है। मिलावटी व एक्सपायरी प्रोडक्ट की सेल को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया था, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को लेके आया गया प्रोडक्ट लायबिलिटी कि अगर किसी कंज्यूमर को कोई हार्म होता है प्रोडक्ट की वजह से तो जो वो मैन्युफैक्चरर है, सेलर है या सर्विस प्रोवाइडर है उसको लायबल माना जाएगा। सेकंड दोस्तों जो इसकी की फीचर है वो है ई कॉमर्स रेगुलेशंस। दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ज़ोमैटो, ज़ेप्टो, इस तरह के कुछ जो शॉपिंग प्लेटफॉर्म हैं इनको इस एक्ट के एम्बियंट में जुडिक्शन में लाया गया, इसके एम्बियंट में जुडिक्शन में लाया गया। और दोस्तों ताकि ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जा सके, क्योंकि आज से कम 10 साल पहले कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करता था, जो कि उससे पहले जो कानून था वो 1986 का कानून इसको रेगुलेट करता था। तो लेकिन अब मैक्सिमम लोग शिफ्ट कर चुके हैं हमारा ई कॉमर्स के ऊपर, तो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CC कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को इंट्रोड्यूस किया गया और ई कॉमर्स की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको रेगुलेट किया गया, उनको इस कानून के एम्बियंट में लाया गया। थर्ड जो की फीचर है दोस्तों वो है मेडिएशन मैकेनिज़्म। मेडिएशन मैकेनिज़्म क्या होता है? कंज्यूमर डिस्प्यूट को जल्दी से जल्दी सोल्व करने के लिए, कंज्यूमर डिस्प्यूट को जल्दी सोल्व करने के लिए मेडिएशन सेल्स स्थापित किए गए, मेडिएशन सेल्स स्थापित किए गए ताकि कोर्ट के बर्डन को कम किया जा सके। तो ये मेडिएशन सेल का काम क्या होता है कि अगर दो पार्टीज़ हैं, सपोज़ करो ये कंज्यूमर है और ये कोई कंपनी है, ये कंज्यूमर है, कोई ए नाम का कंज्यूमर है और ये कंपनी है, तो ये बीच में मेडिएशन का काम, एक मेडिएशन सेल होगा जो इनके बीच में समझौता करने का काम करेगा कि हाँ आप बीच में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, ये आर्बिट्रेशन का काम कर सकता है। इस तरीके से मेडिएशन मैकेनिज़्म बनाए गए हैं। फोर्थ फीचर है सर दोस्तों ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स की। तो कंज्यूमर अब क्या कर सकता है, ई दाखिल पोर्टल जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंज्यूमर अब ई दाखिल पोर्टल पर अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट को दर्ज करा सकता है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि इस कानून के में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। ऑफेंस करता है अगर कोई पार्टीज़, या पेनल्टीज़, क्या किस तरह की पेनल्टीज़ को इस कानून के अंदर डाला गया है। अगर कोई कंपनी दोस्तों मिसलीडिंग एड्स चलाती है और कंटिन्यूसली मिसलीडिंग ऐड चलाती है तो उस पे कमीशन है 10 लाख तक का फ़ाइन उस पर इम्पोज कर सकता है फर्स्ट ऑफेंस पे। अगर वो एक बार गलती करता है तो उस पर 10 लाख का फ़ाइन इम्पोज किया जा सकता है। लेकिन अगर वो गलती बार बार कर रहा है तो वो फ़ाइन 50 लाख रुपए तक भी बढ़ सकता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, अगर प्रोडक्ट लायबिलिटी में क्या है, अगर कोई कंपनी है वो लायबल पाई जाती है, वो पाया जाता है कि वो कंपनी इंडल्ज है किसी भी गलत एक्टिविटीज़ में, या इससे ऐसा हुआ कि किसी कंज्यूमर का नुकसान हो गया उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद, तो वो कंपनसेशन की डिमांड कर सकता है, वो कंज्यूमर कंपनसेशन की डिमांड कर सकता है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, उसमें की डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं रेगुलेटर। जो हमारा पुराना कानून था उसमें कोई सेंट्रल रेगुलेटर नहीं था, लेकिन जो हमारा नया कानून है 2019 वाला, उसमें CCPA इस बॉडी को स्थापित किया गया, इस अथॉरिटी को सेटअप किया गया। दूसरा दोस्तों हम देख लेते हैं फाइलिंग ऑफ ई कंप्लेंट्स। तो पहले दोस्तों कोई ई फाइलिंग का कोई सिस्टम नहीं था, अब ई दाखिल पोर्टल है, ई दाखिल पोर्टल पर आप अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं।
थर्ड है दोस्तों, मेडिएशन के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं था कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 में, लेकिन 2019 वाले कानून में कोर्ट्स क्या कर सकती है, मेडिएशन सेल्स बना सकती हैं जिसमें दोनों पार्टीज़ कंज्यूमर और कंपनी, इनके बीच में समझौते का काम मेडिएशन सेल करता है। मेडिएशन सेल समझौते का काम करता है। जुरिडिक्शन दोस्तों, जो जुरिडिक्शन थी पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंप्लेंट, आप 20 लाख तक की कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दायर कर सकते हैं। तो अब इस जो जुरिडिक्शन है इसको बढ़ा दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप 50 लाख तक की कंप्लेंट कर सकते हैं, स्टेट लेवल पर आप 50 लाख से 2 करोड़ तक की कर सकते हैं, और अबव 2 करोड़ आप नेशनल कमीशन पे आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों प्रोडक्ट लायबिलिटी का। तो 1986 वाले कानून में कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं था कि जिसमें प्रोडक्ट लायबिलिटी फ़िक्स किए जा सके, किसी मैन्युफैक्चरर या सेलर को हम लायबल बना सकें उनके प्रोडक्ट या सर्विस जो वो प्रोवाइड करते थे। लेकिन जो हमारा 2019 वाला कानून है उसमें क्या है कि कंज्यूमर है वो सीक कर सकता है कंपनसेशन फॉर एनी हार्म कोज्ड बाय द कंपनी। नेक्स्ट जो दोस्तों हमारा प्रोविज़न है वो है ई कॉमर्स का। जो पुराने वाला कानून था उसमें कोई ई कॉमर्स का प्रोविज़न नहीं था, होना भी कैसे था क्योंकि उस टाइम पे ई कॉमर्स जैसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती थी। तो अभी से ये लगभग 2014 के बाद हमारा ई कॉमर्स एग्जिस्टेंस में आया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब इस जो हमारा 2019 वाला कानून है इसको इसके एम्बियंट में ले लिया गया है, इसको इन्वॉल्व कर लिया गया है दोस्तों। दूसरा दोस्तों जो हमारा कॉन्सेप्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, वो इसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं था। और जो हमारा 2019 वाला कानून है उसमें हम हियर कर सकते हैं, अपनी जो कंज्यूमर क्या है अपनी जो उसकी हियरिंग है उसको सुन सकता है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वीसी के थ्रू सुन सकता है। तो दोस्तों आज हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जो की पॉइंट्स हैं उनको पढ़ लिया है। तो इसमें आज हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने इसकी ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ी है कि ये कब एग्जिस्टेंस में आया, फिर 2019 में इसको अमेंड किया गया, इसकी की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्कोप क्या है दोस्तों इस कानून का, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, अब ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे भी एप्लीकेबल होता है, कंज्यूमर की डेफिनेशन में कौन आते हैं, कंज्यूमर की डेफिनेशन में है सिर्फ गुड्स जो बाय करते हैं, सर्विस को हायर करते हैं कंसिडरेशन के लिए सिर्फ वो ही आता है। कंज्यूमर में क्या नहीं आता, रीसेल और कमर्शियल पर्पज़ के लिए अगर हम बाय करते हैं तो वो कंज्यूमरिज्म में नहीं आता। ये 6 जो कंज्यूमर के राइट हैं वो हमने पढ़ लिए, राइट टू सेफ्टी इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज़, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। फिर उसके बाद दोस्तों हमने इसका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पढ़ा कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो कैसे कैसे काम करती है, वो रेगुलेट करती है बेसिकली इस पूरे कानून को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन को पढ़ा हमने, एक्शन शेड्यूल देखा कि आप कैसे ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप को मतलब कमीशन के फैसले से अगर आप संतुष्ट नहीं होते तो आप कैसे स्टेट में जा सकते हैं, स्टेट कमीशन, फिर नेशनल कंज्यूमर, और एट द एंड आप सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी अपील दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा कि की फ़ीचर क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाले की। तो उसमें जो नए कॉन्सेप्ट लेके आए गए, प्रोडक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट, ई कॉमर्स का रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट, मेडिएशन मैकेनिज़्म, ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स, ये पढ़ा। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा कि ऑफेंस क्या पेनल्टी क्या इम्पोज कर सकता है कमीशन। तो हमने पढ़ा कि मिसलीडिंग ऐड के लिए 10 लाख तक का प्रोविज़न है, अगर वो सब्सिक्वेंट उस ऑफेंस को करता है तो उस लिमिट को 50 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद हमने जो की डिफरेंस को हमने पढ़ा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 वाला पुराना कानून था और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाला जो नया कानून है उसमें बेसिकली क्या क्या नए चेंजेस ऐड हुए हैं। तो इसी के साथ दोस्तों थैंक यू। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके कुछ सुझाव हैं, कुछ सजेशन हैं या कुछ कंप्लेंट्स हैं, इंक्वायरीज़ हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो। और वीडियो कैसी लगी दोस्तों अपना फीडबैक ज़रूर देना, और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप ओपल अक्टूबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।